वेलकम टू गेनिंग 70 प्लस मार्क सीरीज, ए क्रैश कोर्स फॉर बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए हम स्पेशल क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम उनको अलग अलग बिहार बोर्ड के अलग अलग सिलेबसों को कम समय में कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आप अभी हिस्ट्री सेक्शन को कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोगों ने अलग अलग चैप्टरों को पढ़ लिया है, तो अगर इसमें आप लोगों को कोई समस्या है तो आप उसके बारे में हमको कमेंट के माध्यम से बताइए। तो कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोगों से एक मैसेज है कि आप लोग जो है क्लासेस के रेगुलर पढ़ें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो ज़रूरी है। उसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। तो मेरे तरफ से हम चीज़ों को कोशिश करते हैं कि आपका क्लासेस लोड हो, एक या दो क्लासेस लोड हो। अब क्लासेस आपको जल्दी जल्दी मिलेंगे, क्योंकि अब सारे छुट्टी हो गए हैं। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर करने का। बस आपका क्या काम है, चीज़ों को पढ़ते रहें, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, और इसमें से कोई समस्या आती है तो हमसे पूछें। ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो हम टेलीग्राम ग्रुप भी बना देंगे उसका, ठीक है, ताकि लोग अपने क्वेश्चंस को लिख के भेज सकते हैं। तो वो चेकिंग का भी माध्यम हम लोगों को मिल जाएगा। बट आपका क्या काम है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। आपका काम है कि चीज़ों को प्रैक्टिस करें, चीज़ों को अधिक से अधिक पढ़ें, चीज़ों को अधिक से अधिक रिवाइज करें, और जो सेशन चल रहा है उसके उसके आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसमें जो समझते हैं या नहीं समझते उसको कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं। अधिक से अधिक लोगों को वीडियो को शेयर करें, क्योंकि वो ज़रूरी है। और आप लाइक मारें, क्योंकि उससे पता चलेगा कि आप लेक्चर को कितना पसंद करते हैं। आपका इन्वॉल्वमेंट ही मुझे मोटिवेट करेगी क्लासेस को आगे बढ़ाने में। ठीक, हम क्लासेस को जल्दी से जल्दी कवर कर देंगे, ठीक है, उसको वो हमारे ऊपर है। हम टाइम पे आपका सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। बट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको निभाना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो उसी के दौरान हम लोगों ने अलग अलग सेक्शंस को कवर कर लिए हैं। अब हमारा सेक्शंस है हिस्ट्री का। अगला कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में अलग अलग हम देखिए, एक चीज बता देते हैं। हिस्ट्री जो पढ़ने का मेरा जो सीक्वेंस है, और लोग किस तरह से पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, जनरली ऑब्जेक्टिव पढ़ा देते हैं कुछ लोग, ठीक है, कैसे भी करके रटा। लेकिन मेरा जो पैटर्न है, क्लियर व्यू है कि आप जो भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे आपको एकदम समझ में आ जाएगा चीज। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पैटर्न का भी क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा सा हम चाहते रहते हैं उसका बैकग्राउंड, उसका जो मतलब एक स्टोरी क्या है, वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ताकि वो आपको बता दे, ताकि सीधा सीधा आपके दिमाग पे कोई बर्डन नहीं, आप आराम से चीजों को याद कर। ये नहीं कि आप रटे जा रहे हैं कि ये कैसा होगा, ये उसकी राजधानी वहां है, लोथल कहाँ था, कालीबंगन कहाँ था, रट्टे मारे रहे, रट्टे मार रहे हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, थोड़ा याद तो करना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्चुअल चीजें आप आराम से चीजों को कवर कर सकते हैं। इसीलिए मेरा जो पैटर्न है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी बैकग्राउंड बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छा ये क्या चीजें हैं। और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पे और सब्जेक्टिव को सारे चीजों को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव ही कवर कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स 5 मार्क्स सारे चीजों को क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसीलिए तो हम वादा करते हैं आपको, आप मेरे क्लासेस से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको 70 मिनिमम कम से कम गारंटी है उस सब्जेक्ट में आपका कम से कम 70% मार्क आए। अगर आप अभी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उससे कम आने का तो चांस ही नहीं, उससे ज्यादा आपके नंबर आएंगे। हाँ, बशर्ते आपका रेटिंग सही हो। दूसरा फैक्ट होगा कि आप अगर अलग एग्जाम बिहार में तो पास हो जाए, इसके अलावा आप अलग कोई एग्जाम देंगे ना, तो वहाँ पे आपको आइडिया है अच्छा यहाँ पे हम ये चीज पढ़ा रहे हैं, इसका ये महत्व है। तो मेरे लेक्चर से आपको ये भी फायदा मिलने वाले। चलिए, तो उसी के कड़ी में हम लोग हिस्ट्री में हम लोग और भी सेक्शन को कवर करेंगे। लेकिन अभी हम लोग हिस्ट्री सीरीज को चला रहे हैं, तो हिस्ट्री सीरीज को पहले द एंड कर देंगे, या बीच में भी हम नए चीजों को ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके इन्वॉल्वमेंट पे, आपके कमेंट्स पे। हमने आपको कहा था कि जिस सब्जेक्ट का कमेंट ज्यादा होगा उसको हम लोग पहले कवर करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री के बीच में भी कवर कर सकते हैं, आगे भी कवर कर, आगे भी कवर करेंगे तो पहले कवर। चलिए, तो हिस्ट्री के कड़ी में अभी हम लोगों ने अलग अलग चीजों को पढ़ा, इसमें हमारे भारतीय इतिहास के स्रोत से लेके जो है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और अब हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे। तो ये इतिहास आप सोच रहे हैं हम ऐसे क्यों पढ़ा, तो ये बाबू ये इतिहास का ये क्रम है ना। मतलब जैसे देखिए, कोई गांव का विकास होता है या किसी शहर का विकास होता है तो कहाँ जीरो से शुरू होता है, होते 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 इस तरह से। तो हमारे इतिहास का जो शुरुआत होता है ना,
कि मानव सभ्यता से मानव सभ्यता की उत्पत्ति कैसे, तो उतना बैक में क्वेश्चन नहीं पूछता है बिहार, इसलिए हम उसके ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, तो वो काफी लेक्चर बड़ा हो जाएगा आपको, तो आप इतना पेशेंस से सुन नहीं सकते, इतना पेशेंस से सुनेंगे तो हम काफी लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो बट देखिए, तो स्टोन एज यानी जो पाषाण युग से हमारा इतिहास मोटा मोटी शुरू होते होते हम लोग जो है आपको वैदिक हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता के बाद धीरे धीरे महाजनपद का उदय, तो महाजन के पद के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। महाजनपद के बाद जैसे मौर्य साम्राज्य के बाद अलग अलग साम्राज्यों का उत्पत्ति। तो अब जो हमारे इतिहास का जो कड़ी है उसके अंतर्गत हम लोग अब महाजनपद को, अब ये महाजनपद क्या है, कैसे है, क्यों आया, कहाँ से आया, ये महाजनपद क्या चीज है, क्या चिड़िया का नाम है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। जान के फिर हम उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बिहार बोर्ड में महाजनपद पर क्वेश्चंस कम आते हैं, बट आपको वो छूटेगा नहीं, एक दो क्वेश्चन जो भी आएगा वो कवर कर जाए, तो शॉर्ट टाइम में हम कोशिश करेंगे वो महाजनपद आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो आप महाजनपद का जो कंसेप्ट है, तो जैसे जैसे आपका वैदिक सभ्यता खत्म होता है, अब कहानी को गौर से समझिए, जैसे जैसे वैदिक सभ्यता खत्म होता है महाजनपद का उदय शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो अब तर्क देने वाली बात क्या है कि आपने पढ़ा होगा मेरे लेक्चर, तो नहीं पढ़ा होगा तब मेरे लेक्चर को बड़ा गौर से सुनिएगा। हमने बताया है कि देखो सिंधु का एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि सिंधु घाटी एक शहरीय सभ्यता, ठीक है ना, और जब वैदिक सभ्यता जो आया तो वो गांव वाला सभ्यता, ठीक है। अब ये आप दिमाग लगाएंगे ऐसा कैसे होगा, तो वो सभ्यता अपने आप में काफी विकसित सभ्यता थी, ठीक। अब जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाता है तो फिर वैदिक, ठीक है, वो अलग जगह पे कहीं पे विकास हुआ, तो वैदिक सभ्यता का आरंभ होता है। तो वैदिक सभ्यता एक गांव वाला सभ्यता था, वो धीरे 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 विकास करता होता, ठीक है ना, मतलब वो धीरे धीरे विकास कर, तो वही विकास करते 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 क्या हुआ ना, वो एक छोटा छोटा गांव जो है और मिलके और बड़ा गांव और बड़ा गांव, इस तरह से मिलते मिलते वो राज्य का निर्माण, ठीक है ना। तो वैदिक सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता जो हमारा खत्म होता है, तो जो छोटा छोटा गांव जो विकसित नहीं था वो विकसित होते 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 जो है एक जनपद जिसको बोलते, एक बड़ा गांव की तरह निर्माण होने लगा। फिर वो सारे गांव मिलके वो सारे राज्य का निर्माण होने लगा, ठीक है ना। तो उसमें हम अलग अलग राज्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि ये राज्य क्या कैसे थी, इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ था, थोड़ा सा आइडिया हम लोग दे देंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ये इसी तरह से इसका विकास होता है। आप समझे क्या होता है कि देखिए वैदिक सभ्यता गांव वाला सभ्यता था, गांव का विकास होते 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 सारा गांव मिल के जो है फिर जनपद का निर्माण होने लगा, ठीक है ना। जनपद मतलब और बड़ा गांव और बड़ा, राजा शक्तिशाली होने लगा। पहले क्या होता था, कबीला होता था, कबीला मतलब जैसे कुछ गांव में कुछ खास क्षेत्र में एक सरदार होते थे, तो सरदार किसी खास क्षेत्र को काबू करते, लेकिन वही जब कबीला पावरफुल होते गया, शक्तिशाली होते गया, तो उसका क्षेत्र बढ़ता गया। आपने पहले राजाओं का कंसेप्ट सुना होगा, तो वो उसका जो राज का जो एक्सपेंशन होता था यानी विस्तार होता था, उसकी क्या नीति होती थी, ये ज्यादा से ज्यादा हम युद्ध करें, अधिक से अधिक राज्य को हड़प, अधिक से अधिक राज्य को जीत ले, इस तरह से राज्यों का विकास, समझे। इस तरह से क्या होता है, धीरे 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 राज्यों का विकास होने लगता है। तो छोटा सा गांव जनपद में बन जाता है, जनपद फिर महाजनपद में कन्वर्ट हो जाता है, एक राज्य से भी बड़ा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा थ्योरी के माध्यम से थोड़ा पढ़ लेते हैं, वहां जहां जहां हमको बताना होगा आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें आपके काम का है और कितने काम का। बौद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष के 16 महाजनपद में बटा हुआ, इसकी जानकारी बौद्ध धर्म के उत्तर निकाय से मिलती है।
बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपद में बटा हुआ था, जिसके अंतर्गत जानकारी हमको बौद्ध धर्म के अगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत 16 महाजनपद थे, जिसके अंदर जैसे अंग, मगध, काशी, चंपा, इसके बाद और कौन सा, काशी, बज्जी, कौशल, अवंती, पल, पंचाल, चेदी, कुरु, मस, कंबोज, सुरसेन, अस्मक, गंधार। क्या हो गया? तो हम लोग बात कर रहे थे कि अलग अलग जो महाजनपद का जो काल है, तो महाजनपद का जो काल था उसमें अलग अलग जन जो है धीरे धीरे महाजनपद में परिवर्तित होने लगता है। तो महाजनपद के अंतर्गत आने वाले अलग अलग जगह थे, ठीक है ना, जो 16 मेन महाजनपद है, ठीक है ना, 16 मेन महाजनपद थे। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा, वो एक्चुअली एग्जैक्ट क्वेश्चन उससे आता नहीं है, तो हम लोग क्या थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, कि वो 16 महाजनपद क्या थे, कैसे थे, बस थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछ देता है तो आप थोड़ा सा उसमें आइडिया रखेंगे। ठीक है, जनरल कॉम्पिटिशन में तो काफी क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा आपको बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम फ्रेम होता है, बस महाजनपद और जनपद के परिभाषा से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। बट थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये आपके दिमाग में, अच्छा ये महाजनपद कैसे होता, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे देते, ताकि आपके दिमाग में ये रहे नहीं कि ये महाजनपद क्या था, कैसे था, इसलिए थोड़ा सा आपको जानकारी रखना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये 16 महाजनपद जो हमारे यहाँ थे उसकी जानकारी हमको मिलती कहाँ, ठीक है ना, ये जो 16 महाजनपद हमारे यहाँ थे उसकी जानकारी कहाँ से मिलती? तो बौद्ध धर्म के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद, इसकी जानकारी बौद्ध धर्म ग्रंथ के अगुत्तर निकाय, ये देखिए ये किताब आपको समझना कि ये बौद्ध धर्म का एक किताब है, जहां से हमको जानकारी मिलती है किसके बारे में, इस महाजन के बारे में। उस किताब में लिखा हुआ है इस महाजनपद के बारे में कि टोटल पहले 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद में क्या, जैसे कि अलग अलग पहले नाम देख लीजिए आप, जैसे अंग हो गया, मगध हो गया, काशी हो गया, वत्स हो गया, वज्जी हो गया, इसके बाद वज्जी के अलावा कौशल हो गया, अवंती हो गया, मल्ल हो गया, पंचाल हो गया, चेदी हो गया, कुरु हो गया, कुरु के अलावा आपको मत्स्य हो गया, कंबोज हो गया, सुरसेन हो गया, अस्मक हो गया, गंधार हो गया। तो इस तरह से टोटल 16 महाजनपद थे, ठीक है ना। अब देखिए 16 महाजनपद थे, तो यहाँ तो क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने कम पूछता है, लेकिन अलग अलग एग्जाम में इसके राजधानी के संबंध में क्वेश्चन पूछ देता है। बट कुछ महाजनपद के बारे में आप समझ लीजिए थोड़ा सा जानकारी, इसलिए क्योंकि ये वो बिहार से संबंधित है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। जैसे कि देखिए आप अंग का नाम सुने होंगे, जहां से आपको कर्ण अंगराज से वो बिलोंग करते थे, इसकी राजधानी कहाँ, चंपा थी। अब देखिए राजधानी का क्या मतलब था उस टाइम में, कि जैसे एक क्षेत्र हुआ करता था, जैसे अंग क्षेत्र है, तो उसका राजधानी जैसा भी है ना, कि देखिए आप बिहार की राजधानी पटना है, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो वो विशेष रूप से वो घिरा हुआ क्षेत्र, विकसित क्षेत्र हुआ करता था। जैसे अंग की राजधानी चंपा हो गया, तो अंग की राजधानी जैसे चंपा हो गया, ठीक। तो अंग का जो क्षेत्र था, देखिए भागलपुर, मुंगेर, बिहार, मतलब इस तरीके से काफी फैला हुआ क्षेत्र था उसका, काफी कैसा था, फैला हुआ क्षेत्र था, ठीक है। जैसे मगध,
मगध, गिरिब्रिज, राजगीर, पटना, ये सब एरिया था। पटना जो एरिया था वो मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि मगध साम्राज्य उस टाइम के सबसे विकसित साम्राज्यों में से एक था। अभी हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कहानी, कि मगध साम्राज्य उस टाइम के सबसे विकसित साम्राज्यों में से एक था। क्या था? मगध साम्राज्य। ठीक, मगध साम्राज्य के अलावा जो और एक चीज आपको समझना है, जो आपको जानना जरूरी है, वो है आपको बज्जी। बज्जी इसलिए क्योंकि बज्जी जो है ना हमारे एरिया, वैशाली, विदेह, मिथिला, ये जो हमारा एरिया है, मिथिलांचल का एरिया है, वो बज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था। कैसा? बज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था, जिसके अंतर्गत वो देखिए है ना, जिसका क्षेत्र वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास का क्षेत्र था इसमें, जहाँ आप सुने होंगे कि जहाँ की हमारी सीता मैया थी। ठीक है ना, तो ये मिथिला हमारे यहाँ तो आज से नहीं है, ये जगह हमारे काफी हजारों सालों से है ये जगह। तो ये कुछ महाजनपद हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, बाकी आपका मन होगा तो देख लीजिए, बाकी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। तो ये महाजनपद का कहानी है कि इसमें 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद में सबसे विशाल महाजनपद उस टाइम मगध साम्राज्य था। इसीलिए जब महाजनपद खत्म हो जाता है ना, तो बौद्ध, उसी में हम लोग बौद्ध जैन की बात करेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का विकास होता है उसी के टाइम में। और फिर हम लोग मगध साम्राज्य, पहले साम्राज्य पढ़ते हैं, मगध साम्राज्य, इसमें मौर्य वंश, मगध साम्राज्य के अंतर्गत अलग अलग मौर्य वंशों का विकास होता है। तो ठीक है, तो ये इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम बनते हैं, फिर हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में हम लोग खत्म कर लेते हैं। 2-3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि मेनली जैसे कि महाजन पद क्या है, और महाजन पद के टर्म राजनीतिक स्थिति क्या था हमारे यहाँ, मतलब तो उसके बारे में। तो महाजन पद का तो एक परिभाषा वाला क्वेश्चन हो गया कि महाजन पद क्या होता था, और महाजन पद की राजनीतिक स्थिति क्या है। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या करना चाह रहा है क्वेश्चन, और उसका आंसर को कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक, तो जी जी, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं, और महाजन पद की राजनीतिक अवस्था में संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, तो अब एक परिभाषा है कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं, दूसरा महाजन पद की राजनीतिक व्यवस्था पे चर्चा करें। तो 2 पार्ट है क्वेश्चन का, क्योंकि ये देखिए 5 मार्क का इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितना 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो हमको 2 उसमें लिखना है। एक तो ये 2 नंबर में ये होगा, और 3 नंबर में ये क्वेश्चन है, टोटल 5 नंबर में ये क्वेश्चन है। और आप किसी वर्ष में आपने देखा होगा अलग अलग से भी क्वेश्चन पूछता है, एक तो महाजन पद अलग से 2 नंबर में, और 2 नंबर में महाजन पद में उस टाइम की राजनीतिक व्यवस्था क्या। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए, तो उसको आप तोड़ के अलग अलग से भी लिख सकते हैं। तो पहला बात हम इसी की परिभाषा को समझते हैं, फिर हम बताते हैं आपको हम कैसे लिखेंगे परिभाषा। तो महाजन पद को प्राय आरंभिक राज, नगर, लोहे को बढ़ते प्रयोगों, सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। और अगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म अगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में हमें इन 16 महाजनों पद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये निम्नलिखित ये थे। ठीक है, अब देखिए हमको परिभाषा ऐसे लिखना है कि जो महाजन पद का जो विकास, अब देखिए हमने आपको क्या कहा कि वैदिक सभ्यता खत्म होने के बाद ही धीरे धीरे गांवों का जो विकास होता है वो शहरों के रूप में परिवर्तित, और गांव जो एक तरह से बड़ा गांव जो है जनपद, जिसको जन बोलते थे, जनपद, और इसके बाद महाजनपद का निर्माण होने लगा। ठीक, लेकिन एक चीज और समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का विकास नहीं हुआ, और वैदिक सभ्यता में आते आते धीरे 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 लोहा, तो लोहा भी, ये चीज नहीं दिया, मतलब यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना, लेकिन यही क्रम है उसके कि विकास का जो क्रम होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में लोहा का विकास नहीं हुआ, लेकिन वैदिक सभ्यता आते आते लोहा का जो विकास होने लगा, तो लोहा के विकास के होते होते और शहरों का विकास होने, अभी तक तो हम इस पे बात नहीं कर रहे थे ना कि ये शहरों का विकास अचानक क्यों बढ़ा। ठीक है ना, तो इसके पीछे कारण ये था कि उस टाइम में क्या हुआ, लोहा का विकास, जैसे ही लोहा बना अलग अलग उसका औजार बनने लगा, और लोहा का औजार काफी मजबूत हुआ करता है, तो लकड़ी कटाई में और भी चीजों में काफी उसका उपयोगिता होने लगा।
इसके कारण से क्या हुआ, इसका विकास। इसलिए देखिए महाजनपद के परिभाषा को, ये एक्चुअली परिभाषा नहीं है, इसको इसको समानांतर रूप में उसको लिखा है कि इसके कारण जो है महाजनपद का विकास होने लगा। बट ठीक है, आप समझिए, हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जिन क्षेत्रों को राज्यों में उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, वह 6ठी शताब्दी आते आते बड़े राज्यों में बदल गए। ठीक है, इसमें संपूर्ण राज्यों में महाजनपद कहने लगा। तो ये है एक परिभाषा। हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बता देते हैं, वो सटीक परिभाषा है। ठीक है, उस पे उसके आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए ये 2 नंबर में अलग से भी क्वेश्चन पूछता है, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, महाजनपद से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर वैदिक काल में जिन क्षेत्रीय क्षेत्रीय राज्यों में उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पर आते आते बड़ों राज्यों में बदल गई। उनकी प्रभुता संपन्न राज्य को महाजनपद कहा गया। ये थोड़ा परिभाषा सही लगता है कि जो राज्य सूक्ष्म और विकसित थे, छोटे छोटे थे, वो धीरे 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 बड़ा होते होते वो एक महाजनपद का रूप लेने लगा। और इन अब दूसरे लाइन में हम इस तरह से लिखे देंगे, इन महाजनपद के उदय के पीछे कारण था कि लोहा का विकास। ठीक है ना, इस तरह से हम जोड़ सकते हैं आंसर को कि इन महाजनपद का क्यों विकास हुआ, क्योंकि लोहा का आविष्कार हो गया। और दूसरा इसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा कि जो निम्न 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में से कम आपको 8-9 याद रहना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप महाजनपद पे स्पेशली क्वेश्चन रखते हैं आपको 16 याद होना चाहिए। लेकिन अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो ठीक है, तो 1-2 छूट जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन आपको महाजनपद के बारे में लिखना पड़ेगा। तो एक लाइन परिभाषा हो गया, इसके बाद 16 महाजनपद का चर्चा हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन लिखें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यही था कि जनपद की महाजनपद के युग में राजनीतिक विशेषता पे चर्चा है। तो दो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने। एक तो हम जनपद महाजनपद के परिभाषा के संबंध में है तो उस पर बात कर लेंगे। ठीक है ना, कि उत्तर वैदिक काल में, मतलब उत्तर वैदिक काल में जो छोटे छोटे गांव थे वो विकसित होकर महाजनपद का उदय लेने लगा। मतलब छोटे छोटे गांव जो है बड़ा गांव के रूप में, जिससे हम लोग महाजनपद का, ठीक है, गांव या बड़ा बड़ा राज्य के रूप में लेने लगा, बहुत बड़ा बड़ा जगह होने लगा, तो उसको महाजनपद कहते। महाजनपद का एक विकास का कारण क्या था, लोहा का विकास। ठीक है, ये हम 2 बात समझ लें। इसके बाद उसका परिवार लिख देंगे कि टोटल 16 महाजनपद थे। ठीक है, उसमें से आपको कम से कम 8-10 को याद रहना चाहिए। ठीक है, ये पार्ट खत्म हो गया, ये 2 नंबर का पार्ट खत्म हो गया। अब क्या है, अब हमको समझना क्या है कि दूसरा क्वेश्चन ये है, उस टाइम की राजनीतिक स्थिति क्या थी। हमारे यहाँ जो महाजनपद था उसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। राजनीतिक व्यवस्था का मतलब होता है कि राजपाट जो चलता था। अभी जैसे अभी हम लोग यहाँ क्या होता है, वोटिंग होता है। अभी जैसे मुखिया चुनाव होने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं, वोटिंग देते हैं। इस तरह से हमारा जो है गांव चलता है या एक पंचायत चलता है। राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री जी का चुनाव होता है, शहर के स्तर पर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ऐसे ही उस टाइम में राज व्यवस्था कैसे चलता था, तो राजतंत्र मतलब राजनीतिक व्यवस्था अलग, अधिकतर आप जब सोशियोलॉजी पढ़ेंगे ना तो उसमें अलग अलग टाइप का इस विशेष रूप से चर्चा होता है, या अलग अलग सब्जेक्ट में भी 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछे थे, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति। तो यहाँ हम लोग राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं कि उस टाइम महाजनपद का जो काल था उस टाइम की राजनीतिक स्थिति क्या। तो राजनीतिक स्थिति का मतलब ये हुआ कि उस टाइम में जो राजपाट जो चलता था, राजपाट मतलब जो रूल करते थे, जो राजा होते तो उसकी क्या स्थिति, वो राजा था कि वहां चुना जाता था कि वहां पे कोई कुलीन वर्ग था। ये मोटा मोटी चीजों को समझना था, हम लोग समझते हैं, आगे देखते हैं ये क्या चीज। तो बात क्या है कि अब ये एक्स्ट्रा जानकारी सब है महाजनपद का, वो 2 क्वेश्चन था ना, इसके अंतर्गत आप देखिए एक्स्ट्रा ये सब आप पढ़े रहेंगे तो आपको लिखने में सुविधा होगा। और आपको नए एग्जाम में भूल जाते, जैसे महाजनपद की राजधानी होती थी, प्राय किलों से घिरे रहती थी, किले बंद के रख रखाव के लिए सेना और नौकरशाहों की भारी आर्थिक जरूरत पड़ती थी। इसके बाद लोग नियमन निर्धारण, इसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण ने धर्मशास्त्र ग्रंथों में रचना की और इसमें शासक से अन्य लोगों को नियम का निर्धारण किया और अपेक्षा की जाती है कि क्षेत्रीय वर्ग ही हो।
किसान व्यापार आदि वसूला जाता था। ये सब देखिए, ये सब काम है उसका। जैसे राजा होते थे तो पहले उसको सुरक्षा की बात करेंगे तो उसके लिए किला बनाया जाता था, उसके सेवक होते थे, सेना होते थे, ये बात है। और उसका राजपाट कैसे चलता था, चलिए अब हम बात कर लेते थे। और उसकी राजधानी हुआ, फिर उसका राजपाट कौन चलाता था, राजपाट उसके चलाते थे जो ब्राह्मण होते थे, जो कुलीन वर्ग होते थे, वो लिख के नियम बना दिए कि नहीं इस तरह से राजा को होना चाहिए, तो नियम और निर्धारण करते थे। ब्राह्मण और धर्म ग्रंथों का क्या हुआ, रचना होने लगा, उसमें नियम लिखा जाना कि राजा का आचरण कैसा होना चाहिए, और राजा इसी अनुसार काम करते थे। शासकों का कार्य किसान व्यापारी शिल्पों को कर, माने शासक को किसान वगैरह व्यापारी क्या कर डालता था, कर से क्या होता था, विकास होता था। और दूसरा पैसा, उस टाइम में पैसा का स्रोत क्या था, लोग आक्रमण करके, जनरली आक्रमण करके जो है दूसरे राज्य को हड़प लेते थे और वहां से अपना पैसा वसूल कर लेते थे। तो ये 2-3 चीजें हैं इसमें समझने के लिए। अब आगे है कि उस समय में शासन प्रणाली क्या था, शासन का व्यवस्था किसके हाथ में था, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि शासन जो व्यवस्था होते हैं वो क्या था और किसके हाथ में। तो देखिए, शासन व्यवस्था का 3 प्रणाली के अस्तित्व में हमारे यहाँ आने का व्यवस्था हुआ, जिसके अंतर्गत राजतंत्र, गणतंत्र और कुलीन तंत्र। तो शासन व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो शासन चलता था उस टाइम में कौन हो, राजा हो गया, राज राजा हुआ कि मंत्री हुआ कि चुनाव होता था। तो राजतंत्र का क्या मतलब, राजा 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 सिंपली राजा। तो पहले हमारे यहाँ जैसे आपने रामायण में, महाभारत के अंदर जो हिस्सा है उसके अंतर्गत क्या होता है, उस टाइम में राजा महाराजा हुआ करते। तो राजतंत्र या गणतंत्र और कुलीन तंत्र। आश्चर्य की बात ये है कि उस टाइम में भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी हमारे कुछ जगहों पे, ठीक है ना। ये इसीलिए हमारे यहाँ बज्जी के बारे में कहा जाता है कि बज्जी ऐसा पहला राज था जहाँ पे इलेक्शन का बात चर्चा होता था, जहाँ पे इलेक्शन होता। तो राजतंत्र का क्या मतलब, राजतंत्र का मतलब जहाँ पे राजा का शासन होता था मेनली रूप से। जैसे कि इन राज्यों में प्रमुख था अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज प्रमुख थे, ठीक। इनमें से राजा का प्रमुख राज था, इसमें अंग, मगध, काशी, चंपूज, ये सब जो एरिया था वहाँ राजतंत्र, मतलब अधिकतर जगहों पे राजा का ही शासन होता था, राजतंत्र होता था। राजतंत्र का कैसे विकास हुआ था, कबीला से। कबीला लोग क्या करते थे, धीरे 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 राजा का रूप लेने लगे, और राजा फिर दूसरे पे आक्रमण करके फिर वहां से पैसा। तो ये व्यवस्था था। गणतंत्र, फिर गणतंत्र का क्या मतलब, यहाँ पे लोगों का शासन, मतलब चुनते थे। तो वज्जी संघ में 8 ऐसे राज समूह थे जहाँ पे गांवों को सरदारों को राजा कहा जाता था, और राज्यों को समूह को कार्य राज्य के समूह का कार्य का विचार एवं परिषद लेता था, जिसके सभी सदस्य होते थे। मतलब वहां पे एक तरह से सामूहिक रूप से बहुत सारे फैसलों को लिया जाता, इसलिए वहां पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तीसरा होता है कि कुलीन तंत्र, ये इसके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, 2 के बारे में सुना हो, लेकिन कुलीन तंत्र क्या होता है। कुलीन तंत्र क्या है कि इस प्रकार के शासन व्यवस्था में शासन का संचालन संपूर्ण प्रजा द्वारा न होकर विशेष कुलीन व्यक्तियों के द्वारा होता है। कुलीन का मतलब होता है कि धनी व्यक्ति या किसी खास कुल का हो, किसी खास जाति का हो, ठीक है ना, उसको हम लोग कुलीन व्यवस्था करते हैं। इसका आप अभी समझ में आ जाएगा, आगे हम एग्जाम्पल बताएंगे सब। इस प्रकार के शासन व्यवस्था को कुलीन तंत्र कहा जाता था। उदाहरण के लिए वैशाली के लिच्छवी का अर्थ है कि यहाँ के शासन लिच्छवी कुल के व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। मतलब जैसे वैशाली का जो क्षेत्र था वो लिच्छवी कुल था, मतलब कुल मतलब हुआ उसके दादा परदादा, इनका शासन चलता था लिच्छवी के कुल पे। ऐसे ही कपिल वस्तु के शाक्य मुनि, यानी कपिल वस्तु में शाक्यों का चलता था। तो इस तरह से जैसे मिथिला के विदेह, तो ये उसका कुल था, इसके माध्यम से उसका राज चलता था। तो ये हुआ एक गणतंत्रात्मक, आपको राजतंत्र, गणतंत्र और कुलीन तंत्र। तो इस तरह से हमारे यहाँ व्यवस्था है। उसमें एक एग्जाम्पल सब दिया हुआ है, तो आप उसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो ये काफी है आपको इससे क्वेश्चन लिखने के लिए। आपको सिंपल सा 2 क्वेश्चन आता है, महाजनपद क्या है और महाजनपद का राजतंत्र तंत्रात्मक व्यवस्था पे चर्चा करें। तो सिंपली आप समझ गए तो आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। पहला में परिभाषा हो गया, और दूसरा में जो है आप कुछ नाम याद कर लेंगे। आपको याद करने के लिए बस नाम याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाने के लिए बस नाम, ये जो 16 महाजनपद थे, ठीक है, और बाकी चीजों का आप आराम से समझ सकते हैं, इजीली लिख के।
इस तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसमें महाजन पद में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा भी तो कोई टेंशन नहीं, इससे आप क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चन को काम लायक आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफी बड़ा चैप्टर है, तो उसको हम लोग इत्मीनान से 2-3-4 क्लासेस में उसको कवर करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर सब्जेक्टिव, इस तरह से हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कवर करें। तो आपका काम क्या है, अब चीजों को क्वेश्चन को रिवाइज करें, अधिक से अधिक लिखें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, और ये जो सेशन चल रहा है उसको आप अधिक से अधिक शेयर कर दें और उसको लाइक ठोक दें। ठीक है, उससे पता चले, और कमेंट जरूर करें, कमेंट जो जरूर करें, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप कहाँ समझ रहे हैं और कहाँ नहीं समझ रहे। ठीक है, तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, ओके, थैंक्स।